नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। कैंसर, ये 3 अक्षर वाला शब्द जीवन में कभी भी किसी के अगर आता है तो वह डरा देता है और सोचने लगता है व्यक्ति कि अब क्या होगा। उसी डर को दूर करने का माध्यम बनेगा आज यह वीडियो। मेरे साथ में हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उद्भव कठपालिया जी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब यही क्वेश्चन कि जैसे हम नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल रहते हुए ऐसे क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे कि ये लगता है कि यह कैंसर हो सकता है? तो सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमर उजाला डिजिटल का दर्शकों को उनकी क्वेरीज को आंसर करने का मौका दिया। तो सवाल आपका ये है कि आम आदमी को क्या ऐसा सोचना चाहिए कि कहाँ कैंसर हो सकता है। तो कोई भी ऐसा मुंह का छाला जो 2 हफ्ते में भरा ना हो, मुंह से कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, खांसी में या बलगम में ब्लड आ रहा हो, लैट्रिन के रास्ते कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, काली चिपचिपी लैट्रिन हो रही हो, लैट्रिन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो, कभी कॉन्स्टिपेशन रहे, कभी डायरिया रहे, या कोई ऐसी बॉडी में गांठ जो कि लंबे समय से रही हो और अचानक से बढ़ रहा हो, या हमारी महिलाओं में, हमारी बहनों में, माँओं में कोई ऐसी स्तन में गांठ हो, या बच्चेदानी के रास्ते अबनॉर्मल ब्लीडिंग, मासिक से अलग ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसी चीज़ों ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं कैंसर के। हमारे बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं वो इन लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है दर्द होगा तब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। दर्द कैंसर का बिल्कुल अंतिम श्रेणी में आने वाला लक्षण है। पेन जो है बहुत लेट आता है, उससे पहले ये छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि कोई स्वस्थ है, स्वस्थ रहते हुए वो ऐसा क्या करे और क्या ना करे जो कि वह कैंसर की स्टेज तक पहुंच ना सके? तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें नॉर्मल रहते हुए जो वहां तक पहुंचे ही ना? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जी। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 70% तक कैंसर जो होता है वो तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट से होता है। जब मैं टोबैको कहता हूँ तो रूरल इंडिया में जर्दा, पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा, अलग अलग मिश्री, अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसमें टोबैको होता है। जब मैं अर्बन इंडिया की बात करूंगा तो वहाँ सिगरेट है। जब मैं गरीब तबके की बात करूंगा तो वहाँ बीड़ी है। बहुत सारे लोगों को लगता है मॉडर्नाइज इंडिया को कि ई सिगरेट सेफ है। ई सिगरेट भी कैंसर कॉजिंग है। 70% तक कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं जस्ट बाय स्टॉपिंग टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसके आगे जो चीज़ें हैं, डेफिनेटली अल्कोहल आपको अगर लेना है तो कम मात्रा में, कंट्रोल्ड मात्रा में लेना है। अल्कोहल को जितना अवॉइड कर सके करें। ओबेसिटी एक बहुत कॉमन कॉज है। इसको अवॉइड करने के लिए हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। 30 मिनट लगातार 5 दिन हफ्ते में ब्रिस्क वॉकिंग रिकमेंडेड है जो कि कैंसर प्रिवेंशन कर सकती है। ब्रिस्क वॉकिंग जब मैं कहता हूँ तो ऐसा इतनी तेज़ी से वॉक करना कि मेरे को अपनी सांसें सुनाई देने लग जाए। ब्रिस्क वॉकिंग, अपने वेट को मेंटेन करके रखना। आजकल जो हम फास्ट फूड वगैरह पे जा रहे हैं, पाम ऑयल पे जा रहे हैं, उन सबको अवॉइड करना। जितना अपना वज़न हो सके मेंटेन करके रखना। और ज़्यादातर फल सब्जी वगैरह अच्छे से खाना, केमिकल वाली ना खाना। ये सब चीज़ें जो है। अच्छा, जैसे कि सर हम नॉर्मली हैं, स्वस्थ हैं, तो उस दौरान क्या कोई साल भर में या 6 महीने में कोई ऐसे टेस्ट हैं जिसको कि हम करवाते रहें तो हमें ये आगाज़ हो जाए कि हाँ हमारे शरीर के अंदर कैंसर की शुरुआत हो चुकी है या नहीं हुई है? वैसा तो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। प्रिवेंशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमारा स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है। तो स्क्रीनिंग, अगर कोई भी इंसान है जिसने अपनी लाइफ टाइम में 100 से ज़्यादा सिगरेट स्मोक करी हैं तो उसको सालाना 40 साल की उम्र के बाद एक चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए। ये मैंडेटरी है लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है मल्टीपल कैंसर्स की या मल्टीपल रिलेटिव्स में कैंसर्स हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कैंसर के अकॉर्डिंगली स्क्रीन किया जाता है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। इसमें मल्टीपल अलग अलग सिंड्रोम्स होते हैं।
इसके अलावा आपके और मेरे जैसा जो कॉमन आदमी है, जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई हाई रिस्क बिहेवियर नहीं है, तो ऐसे में 40 साल से ऊपर की महिलाएं, उनके लिए साल में एक बार मैमोग्राफी रिकमेंडेड है जी। 40 साल से ऊपर महिला जो कि सेक्सुअली एक्टिव रह चुकी हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, जो कि एक सिंपल टेस्ट होता है पैप स्मीयर, वो रिकमेंडेड है। इसके अलावा हमारी नेशनल कैंसर ग्रिड जो है, जो हिंदुस्तान की स्पेसिफिकली देखते हुए कैंसर स्क्रीनिंग गाइडलाइंस बताती है, उसमें और कोई कैंसर के लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्क्रीन कराएं। हाँ, अपने आप को सतर्क रखें कि अगर कोई सिम्टम आए तो आप सामने आए और अपने आप को स्क्रीन कराएं, अपने आप को चेक कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि जब यह अंदाज़ा लगने लग जाए कि ये कैंसर हो सकता है किसी भी परिवार में, किसी भी सदस्य को, और लगे कि यहाँ कैंसर है, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब क्या टेस्ट कराने चाहिए और क्या करना चाहिए, मतलब उस मरीज के लिए खासकर? तो अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके लिए हमें जो है एक प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होता है, जिसके पास एक प्रॉपर डिग्री हो। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो कि अपने आप को कैंसर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, पर सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं होते वो। तो मिस गाइडेंस से बचना, प्रॉपर गाइडेंस लेना, ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसको अभी कैंसर डायग्नोसिस हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप, टेक अ प्रॉपर ऑन्कोलॉजी कंसल्टेशन। और जब हम कैंसर की बात करते हैं, किसी भी सॉलिड ऑर्गन कैंसर की, तो दो चीज़ें होती हैं। एक, उसका आधार कार्ड, यानी उसका प्रूफ कि वो क्या है, कैंसर, बायोप्सी जिसे हम कहते हैं, और दूसरा उसकी स्टेज। स्टेजिंग वर्कअप होता है कि कौन सी स्टेज है, 1 2 3 4, उसके लिए स्कैन जो भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट रिकमेंड करें वो होता है। अच्छा, जैसे कि अगर घर में, परिवार में सदस्य का किसी को अगर पता चल जाता है कि उसे कैंसर है, तो सबसे पहले बात आती है मरीज की, कि कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार के सदस्य मरीज को बताते नहीं हैं कि उसे कैंसर है। तो क्या होना चाहिए, मतलब जब पता लग जाता है कि हाँ घर में, तो मरीज के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए? तो दर्शकों के लिए मैं बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। कैंसर की स्टेज आपने सुनी होगी 1 2 3 4, पर कॉमन लोगों के लिए 3 स्टेजेस, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट। अर्ली स्टेज जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, क्योर हो जाता है। इंटरमीडिएट जो कि क्योर हो जाता है पर क्योर रेट्स उतने अच्छे नहीं हैं। और लेट जहाँ पे मैं क्योर नहीं कर सकता, सिर्फ कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जहाँ मैं क्योर कर सकता हूँ, यानी अर्ली और इंटरमीडिएट, वहाँ अपने परिवार वालों को मरीज से छुपाना नहीं है, क्योंकि मरीज को अगर नहीं पता लगेगा वो प्रिपेयर्ड कैसे होगा। कल को उसकी मेजर सर्जरी होगी, कल को उसको कीमोथेरेपी लगेगी, कल को उसको रेडिएशन लगेगी। जब उसके दिमाग में ही नहीं है कि उसके कुछ इलाज होना है, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड कैसे होगा? उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी कंप्लायंस कम होगी, वो कीमोथेरेपी की साइकिल्स मिस करेगा, वो सर्जरी के बाद रिकवर ठीक नहीं करेगा। तो इसलिए अर्ली एंड इंटरमीडिएट स्टेज, मरीज को क्लियर कट बता दो और उसको धीरे धीरे अडेप्ट होने का टाइम दो, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी लेता है। लेट स्टेज जहाँ मैं क्योर नहीं कर सकता, कंट्रोल कर सकता, वहाँ मरीज को थोड़ा धीरे धीरे करके, सटल तरीके से, मतलब मैं जो करता हूँ वो है, मरीज को बाहर बैठा दिया, फैमिली को बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं क्योर नहीं कर सकता इस बीमारी को, केवल कंट्रोल कर सकता हूँ। आप धीरे धीरे करके इनको बताइए ताकि इनका मोटिवेशन डाउन ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि पता चल गया कि कैंसर है, उसके बाद ट्रीटमेंट तो जो चलेगा वो कैंसर विशेषज्ञ के हिसाब से चल ही रहा है, परंतु उस समय जो वो मरीज है, जो चाहे पहली स्टेज में या दूसरी में या तीसरी में, उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि नंबर 1, टोबैको जो लोग लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तंबाकू, च्यूइंग या स्मोकिंग, उसको बिल्कुल रोकना होता है, क्योंकि हमारा कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन तीनों के ही रिजल्ट्स बहुत ख़राब होते हैं अगर आप टोबैको स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग करते रह रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। तो टोबैको को अवॉइड करना है। डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है। जब मैं प्रोटीन कहता हूँ तो जो नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करते हैं उनके लिए एग्स, जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर, छेना, सोयाबीन, सत्तू, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। जब हमारी कीमोथेरेपी चल रही होती है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो इस समय कच्चे फल, कच्ची सब्जियां नहीं खानी, जो खाना है पका हुआ खाना है।
और इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखना है, चाहे वो मास्क पहनना हो, लोगों से इंटरेक्शन कम करना हो या रेगुलर हैंड वॉशिंग सैनिटाइजिंग करना हो। अच्छा, जैसे कि जिस समय कैंसर का कोई सदस्य होता है परिवार में, तो उस समय परिवार वालों को, जो और सदस्य हैं, उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। फैमिली को ये इंश्योर करना है कि पेशेंट का मोटिवेशन कहीं पे भी डाउन ना हो, कहीं पे भी वो डीमोटिवेटेड या हारता हुआ फील ना करे। इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरत है। जहाँ जहाँ उसकी केयर करनी है, जहाँ स्पेसिफिकली मैं सर्जरी के लिए कहूँगा, जहाँ ड्रेन केयर करनी होती है, वूंड की केयर करनी होती है, जो हम रिलेटिव्स को सिखाते हैं, वो अच्छे से करें। कीमोथेरेपी के लिए जब मैं कहूँगा, तो जहाँ कीमोथेरेपी चल रही है और पेशेंट को इन्फेक्शन कैच करने का रिस्क है, वहाँ पे मास्क पहने, अपने शूज़ जो है पेशेंट के रूम से बाहर उतार के रखें, रेगुलर हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजिंग करें, पेशेंट के रूम को अलग रखें, पेशेंट के बेडिंग्स को, कपड़ों को अलग रखें। तो ये सब एहतियात जो फैमिली प्रोवाइड कर सकती है, ये वो हैं। फैमिली सपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पिलर्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि जो बच्चियां होती हैं, तो उनमें जो आजकल सर्वाइकल कैंसर का जो कॉजेज़ और वो हैं, तो उसके लिए किस उम्र पे क्या एहतियात बरता जा सकता है कि उनकी कोई वैक्सीन या कुछ उस तरीके से? तो जो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, काफ़ी कॉमन कॉज है उसका, इट इज़ ऑलमोस्ट दी ओनली कॉज। इससे प्रिवेंशन के लिए हमारी नेशनल कैंसर ग्रिड जो है वो रिकमेंड करती है कि 9 से 12 साल की जो बच्चियां हैं उनमें 3 डोज सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की दी जाए, यानी HPV वैक्सीन की दी जाए। ये पहले 0 डे पे लगती है, 2 महीने पे लगती है, 6 महीने पे लगती है, और इसकी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर 95 to 98% है और अगेंस्ट इन्फेक्शन 90 to 95% है। तो ये वैक्सीन अगर दी जाए तो हमारी बच्चियां जो है सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित नहीं होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे कि अधिकतर ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बच्चे और बड़े भी जो फास्ट फूड होते हैं उसके प्रति बड़े लालायित हो गए हैं, तो क्या फास्ट फूड का और कैंसर का कोई रिलेशन है या क्या? तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, बहुत स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है फास्ट फूड का। फास्ट फूड में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे हम उसे पाम ऑयल कहें, चाहे मैदा कहें, चाहे प्रिजर्वेटिव्स कहें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये हमारी ओबेसिटी बढ़ाते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं। मोटापा बढ़ने के कारण जो है 17 कैंसर्स होने का रिस्क रहता है, जिसमें से फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर का बहुत हाई रिस्क हो जाता है। वहीं जो फास्ट फूड खाने के बाद लोग होंगे वो डेफिनेटली फिजिकल इनएक्टिविटी भी होंगे, उनके अंदर फिजिकल इनएक्टिविटी भी होगी, इससे भी कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ता है। 17-18 तरीके के कैंसर्स इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं। सो फास्ट फूड एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अब देखा जा रहा है कि जो खेती बाड़ी में जो उपज बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स का उपयोग बहुत बढ़ा दिया है कि उत्पादन और बेहतर हो, तो क्या वो भी इसका कॉजेज़ है कैंसर का? तो डेफिनेटली अभी तक हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, पर डिबेटेबल टॉपिक है। कोई भी हम एक्सटर्नल केमिकल यूज़ करते हैं, चाहे हैवी मेटल्स, चाहे क्लोराइड्स, ये सब का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है विद कैंसर। सो हैंडल विद केयर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो फ्रिज होता है और फ्रिज में जो पानी की बोतल रखी जाती है वह अधिकतर जो है प्लास्टिक की होती है, और फिर प्लास्टिक की वो कई बार ये है कि 1 महीने बाद बदलना या 6 महीने बाद बदली जाएगी, या जब तक ख़राब ना दिखने लग जाए तब तक नहीं बदली जाएगी। तो क्या मतलब ये प्लास्टिक की बोतलें उपयोग करनी चाहिए पानी रखने के लिए, या किसी और धातु की बोतल उपयोग की जा सकती है? तो बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मतलब मैं इस पर एक लाइन बोलता हूँ, अगर आपके सामने प्लास्टिक की बोतल रखी हो और आपको बहुत प्यास लग रही है, प्यासे मर जाना पर प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पीना। प्यासे मर जाना, प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पीना, इतना खतरनाक है प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर हमारा डायरेक्ट कोरिलेशन है कैंसर से। तो
एज मच एज पॉसिबल अपने हाउस होल्ड में प्लास्टिक बॉटल्स को फेज आउट करें, निकाल दें, उनकी जगह कांच की बोतल रखें, स्टील की बोतल रखें। तांबे के बर्तन पानी स्टोर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। पुराने ज़माने में जो मटके यूज़ करते थे, घड़े यूज़ करते थे मिट्टी के, वो यूज़ करें, पर प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल भी मत यूज़ करें। यानी कि प्लास्टिक की बोतल का अगर बात करें कैंसर से तो उसमें रिलेशन रहेगा। बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्यासे मर जाना, उसमें पानी मत पीना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में क्योंकि आपके बैठने का प्लानिंग बनी है, तो कहाँ पर और कब उपलब्ध आप होंगे? तो अलीगढ़ में मैं हमारे इस हॉस्पिटल में बैठूंगा हर दूसरे और चौथे बुधवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं अपनी ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं क्लियर मेडी हॉस्पिटल नोएडा का, जिन्होंने मुझे ये सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए आपके शहर अलीगढ़ में ये मौका दिया है। अच्छा, तो दर्शकों आपने जाना होगा आज इस इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर पता चलता है किसी सदस्य को या किसी को कि कैंसर हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से कैंसर मरीज के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपने आप को भी स्वयं बचाना चाहिए, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखें। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।